दोस्तों ईरान ने यूएसए को वार्निंग दे दी है कि अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करते हो ईरान में तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे बॉम्ब से। और ये बात किसने कही है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। आप सोचिए किस तरीके से वहाँ पर एक डेवलपमेंट की गई थी कि अगर टॉप लेवल की अगर लीडरशिप ख़त्म भी हो जाती है तो ये हायरार्किकल जो मैकेनिज्म है उसमें लीडरशिप आगे से आगे ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। और उसी के चलते आज यूएसए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि निर्बल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या फिर यूं कहें कि असहाय होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप को मारने के बावजूद ईरान लगातार अटैक कर रहा है यूएसए के अलाइज पे, यूएसए के मिलिट्री बेसिस पे। तो ये सीधा इशारा करता है कि एक प्रॉपर स्टडी यहाँ पर नहीं की गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जल्दी ही यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स स्टैब्लिश करने वाले हैं। और उसके लिए पहले से 4 फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग भी अभी इस्लामाबाद में हुई है, जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आया, सऊदी अरब, पाकिस्तान के तो थे ही, ठीक है, और उनके बाद में टर्की। ये चारों लीडर्स वहाँ बैठे, बातचीत हुई, एक प्रिपरेटरी टॉक हो गई कहने का मतलब। बट इस बात को ईरान ने स्मार्टली इग्नोर कर दिया, कह दिया कि ये जो बातचीत हुई है ना, ये एक तरीके का कवर दिया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रूप्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे इन्वेड करना चाह रहे हैं। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान है ना, एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहा है कि यूएस है वो शांति चाह रहा है, और पाकिस्तान वैसे पिट्ठू तो है ही यूएसए का, तो बोलो यूएसए जो करना चाह रहा है उसकी प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाह रहा है कि दुनिया भर में ये एक मैसेज जाए कि यूएसए तो पीस स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया कि ये सारा मामला हम समझते हैं अच्छे से। ये सिनेरियो अभी बन रहा है। और इंडिया की तरफ से देखो सीधा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है कि ये क्राइसिस 1 महीने से ज़्यादा का हो चुका है। तो उस परिस्थिति में ये चैलेंजिंग टाइम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी आप देखोगे कि मन की बात में भी कही है, और साथ में कहा कि हमें गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से असिस्टेंस मिल रही है। जैसे हमारे कई करोड़ ऑफ इंडियंस वहाँ पर ट्रैप्ड हैं, या कहें कि वहाँ पर फंसे हुए हैं, ट्रैप तो क्या बोलेंगे, राइट। तो उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है, उनकी सहायता करनी है। ये एक हमारी तरफ से वेलकम किया जाता है इस बात को। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। फिर देख लेते हैं हमारे आर्टिकल्स। अमराबाद टाइगर रिजर्व, देखो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये अमराबाद टाइगर रिजर्व में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको ये कहा है कि आप वॉलंटरीली दूसरी जगह जाके सेटल हो जाइए। जिससे क्या हो, दूसरी का मतलब होना आपको जंगल में ही है रीसेटल, लेकिन जहां पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप दिखाई पड़ता है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। इसलिए अमराबाद टाइगर रिजर्व, ध्यान रखें, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर जो है ना वहां पर लोकेटेड है। पहले आंध्र प्रदेश का पूरा हुआ करता था रीजन, तो यहाँ पर नागार्जुन श्रीसैलम टाइगर रिजर्व जो था ना वही ये पूरा का पूरा एरिया कवर करता था। लेकिन अब क्या है, एक पोर्शन तो तेलंगाना में चला गया तो उसको तो अमराबाद टाइगर रिजर्व बोल दिया गया, और जो पोर्शन थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ लोकेटेड रह गया उसको नागार्जुन श्रीसैलम टाइगर रिजर्व बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा है एरिया वाइज, है ना। तो ये अमराबाद टाइगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? जब बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश का 2014 में, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी देखो, यहाँ पर लेपर्ड, बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, ढोले मतलब जंगली कुत्ते, सांबर, चिंकारा ये देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनकी बात भी हमारे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ चेंचू ट्राइब, है ना। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि जंगल में रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, उनमें भी बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जिनका डेवलपमेंटल स्केल बहुत ही कम है, जिनके पास में रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी कम है, एजुकेशन लेवल कम है, एट्सेट्रा। ये आप देख सकते हो अमराबाद टाइगर रिजर्व। और इसके ये साउथ वाला ये आपका आ गया मोर और लेस, अगर देखें रीजन तो वो हमारा नागार्जुन श्रीसैलम वाला, ठीक है, ध्यान रख लेना। रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर इधर से वाटर फ्लो का काम करती है। अब सीधी बात है, वाटर रिजर्वर, एक टाइगर रिजर्व में वाटर सप्लाई के लिए कोई रिवर फ्लो करे तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ की लाइफ को सपोर्ट करने के हिसाब से, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करने के हिसाब से। नेक्स्ट है यूथेलिया जुबीन गर्गी। देखो जुबीन गर्ग जो मेघालय से बोर्न एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही शानदार कलाकार, जिनकी एक तरीके से मिस्टीरियस मैनर में डेथ हो गई थी सिंगापुर में, आपने देखा होगा।
तो उनके ट्रिब्यूट पे करने के लिए एक नई बटरफ्लाई की स्पीसी डिस्कवर हुई है, तो उनके नाम से ये नाम रखा गया, जुबीन गर्गी, है ना। तो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली चीज़, ये एक तरीके से कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो जुबीन गर्ग का रहा उसको ऑनर करने के लिए नाम दिया गया है। नंबर 2, रिसर्चर्स ने बताया है जिन्होंने इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई की नई स्पीसी को डिस्कवर किया है, यूथेलिया जुबीन गर्गी को, ये एक तरीके का बासर ड्यूक जो होता है, बेसर ड्यूक मतलब जो कॉमन बटरफ्लाई है वैसी है। हाँ, ये जो फैमिली है, इसकी जो जीनस है, इसको हम बोल रहे हैं यूथेलिया। यूथेलिया जीनस की जो बटरफ्लाई होती है ना, उनके विंग्स बहुत चौड़े होते हैं, है ना। और ये पेड़ से निकलने वाला जो रस होता है, सैप, उससे अपनी ज़िंदगी चलाती हैं, उसको पी करके। इसके अलावा अगर देखें तो इनके पैर जो होते हैं वो ब्रस्ट शेप होते हैं, थोड़ा से फैले हुए रहते हैं, ठीक। जनरली ये मिलती कहाँ पर है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनकी हाइट 600 से 750 मीटर तक हो। अभी तक जितनी भी डिस्कवरी हुई है उसमें आप देखोगे केवल 2 मेल इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई हो, मतलब ये बहुत ही रेयर स्पीसी है ना। ये हमें ध्यान रखना, और हाईली लोकलाइज्ड, क्योंकि ये मिली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो ये कहीं और देखने को मिलती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये प्रेफर करती हैं बटरफ्लाई कूल शेडेड फॉरेस्ट इंटीरियर, लो वेजिटेशन रीजन में रहना, और अपना सर्वाइवल ट्री सैप से करती हैं, है ना। और ये मेजरली शो करता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना ज़्यादा बायोडाइवर्स है, जहाँ पर इस तरीके की नई स्पीसीज़ की डिस्कवरी हो रही है। तो ऐसे में इसको कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है। फिर आता है नशा मुक्त विद्यालय। देखो ये प्रोग्राम है, ये अभी होता क्या है कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, एनकोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, ये ध्यान रख लेना। तो इनकी एपेक्स बॉडी जो है, क्योंकि ये 4 टियर स्ट्रक्चर में ऑपरेट करने वाला कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसमें एक तो होते हैं पॉलिसी मेकर्स, एक होता है एग्जीक्यूटिव, फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसे करके 4 लेवल में डिवाइडेड काम होता है। तो जो एपेक्स लेवल की जो मीटिंग है वो हुई, उसमें ये कहा गया कि हमारा जो देश का नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है ना, उसमें हम ये काम करें कि अब स्कूलों के आसपास में भी जिस तरीके से ड्रग अब्यूज़ करने का स्कोप दिखता है, ड्रग सब्सटेंसेस की सप्लाई हो रही है, तो उसको बंद कराने का हमारा काम होना चाहिए, और एक अवेयरनेस बेसिस पर कैंपेन चलाना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया हमारा नशा मुक्त विद्यालय इनिशिएटिव। फोकस में कौन आ गए? स्कूल्स। टैकल क्या है कि जो ड्रग सब्सटेंसेस हैं इनके अब्यूज़ को रोका जाए। ये 3 साल का एक्शन प्लान होगा, मिशन मोड में सभी यूटीज और स्टेट्स को इसमें कवर किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव, ड्रग फ्री एजुकेशनल एनवायरनमेंट तैयार करना, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाना, कि भाई अगर आपके सामने ड्रग्स आ भी जाए तो आप उसकी तरफ झांकोगे भी नहीं, क्योंकि उसके क्या क्या रेपरकशंस, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो आपको इस अभियान के दौरान बता दिया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? देन कम्स, ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करने का तरीका है कि जब स्कूल में ही आप इस तरीके से बिहेवियरल चेंज कर दोगे तो फिर फर्दर अब्यूज होना मुश्किल हो जाता है। फिर यही हमारा टारगेट है। स्कूल के 500 मीटर रेडियस में किसी भी तरीके की ड्रग अवेलेबल नहीं हो, ये एश्योरेंस फाइनलाइज करना। इसके अलावा कहीं पर भी वायलेशन होता है इस तरीके गाइडलाइंस का, तो स्कूल अथॉरिटीज़ के ऊपर एक प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। सीधी बात है, अगर लापरवाही स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से हो रही है तो इस पर काम किया जाए, और साथ में पुलिस पर भी इसमें जिम्मेदारी है। इसके अलावा प्रिवेंटिव एजुकेशन देना, अवेयरनेस कैंपेन, काउंसलिंग सपोर्ट ये प्रोवाइड करना, टीचर्स को भी कैपेसिटी के मतलब टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, जिससे कि वो बच्चों को मॉनिटर करें और साथ में डिसीजन मेकिंग भी एटलीस्ट कर सके उस टाइम पे। स्टूडेंट्स लेड इनिशिएटिव लिए जाएंगे, और जो आईईसी एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं जिनमें एक तरीके की लर्निंग प्रोवाइड की जाती है कि आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या फेस करोगे जब आप एक तरीके से ड्रग अब्यूज़र बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अवेयरनेस का सेगमेंट तैयार हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। फिर बात आता है नशा मुक्त भारत अभियान। ये 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंडिया को ड्रग अब्यूज फ्री बनाना है, राइट। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से, और इसमें दूसरी मिनिस्ट्रीज भी कोऑर्डिनेट करती है। शुरुआत हुई थी 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, अब पूरे देश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को इसको कवर किया जा रहा है इसके अंडर में 2023 से, अगर अभी तक बात की जाए। ऑब्जेक्टिव अगेन वही चीज़ें हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना जिससे कि बिहेवियरल चेंज आ जाए, है ना। डिमांड फॉर ड्रग्स है उसको रिड्यूस किया जाए, जिसके लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए, काउंसलिंग की जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए जो विक्टिम्स हैं। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन लॉ इन्फोर्समेंट रिलेटेड एक तरीके से कवरेज पूरा दिया जाए, जिससे हॉलिस्टिक मैनर में इस मैनेज को टैकल किया जा सके।
हॉलिस्टिकली टैकल करना है प्रॉब्लम को, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। फिर ये जो एंटिटी है दैट इज एनकॉर्ड, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। सबसे पहला ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ये 4 टियर मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसमें एपेक्स पॉलिसी मेकिंग, जिसकी मीटिंग अभी हुई, जिसमें नशा मुक्त विद्यालय वाला अभियान स्टार्ट हुआ। फिर आ जाता है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल बॉडी, फिर इसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज आ जाती है इस पर्टिकुलर एनकॉर्ड के अंडर में। मेन काम क्या है, स्टेट और सेंटर के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेटल करना, ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस और वेलफेयर एजेंसीज को साथ मिलाना, और जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करवाना। इसमें देखो एनकोड जो है इसके द्वारा अपना खुद का एक पोर्टल भी मैनेज किया जाता है। मतलब एक तरीके का आप देखोगे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कहाँ पर किस हद तक प्रोग्राम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं और उनका आउटकम क्या रहा है, क्या अप्रोच गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना रही है। साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, जिसमें नार्को ऑफेंडर्स को एक तरीके से अरेस्ट किया जाए तो उसके लिए निदान डेटाबेस है ना। तो उसमें क्या होता है कि किस एरिया में इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया जा रहा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा आ जाता है आपका मनस 24/7। इसमें सीधी बात ये एक तरीके की हेल्पलाइन है, कहीं पर किसी को दिखे कोई विक्टिम है तो इस पर कॉल, इस मनस हेल्पलाइन पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जा सके। मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे ये काम चल रहा है। फिर आता है होप आइलैंड, ऑलिव रिडली कंजर्वेशन से रिलेटेड। देखो अगर हम थोड़ा सा होप आइलैंड को इनको देखें तो आप देखोगे ये ईस्टर्न जो कोरोमंडल कोस्ट है ना वहाँ पर है। तो आप यहाँ थोड़ा सा इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आपका हमारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है, दैट इज सैटेलाइट लॉन्चिंग बेस, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, जहाँ से सतीश धवन स्पेस लॉन्चिंग पैड हमारा बना हुआ है, राइट। तो वहाँ से अगर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएं तो आपको काकीनाडा कोस्ट दिखेगा। काकीनाडा कोस्ट के ही थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं तब हमें होप आइलैंड की लोकेशन दिखेगी, जो कि यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। काकीनाडा कोस्ट से थोड़ा इधर, और इससे थोड़ा साउथ की तरफ हम जाएंगे इधर, तब हमें मिल जाएगा श्रीहरिकोटा वाला रीजन। सो द पॉइंट इज कि इस होप आइलैंड की अगर बात करें तो अभी इसलिए न्यूज़ में रहा कि यहाँ पर 20,000 के लगभग ऑलिव रिडली टर्टल्स आए और उन्होंने एग्स यहाँ पर ले किए। ये एक तरीके की अरीबाड़ा का प्रोसेस कंसिडर बोला जाता है इसको, और ये अपने आप में शो करता है कि कैसे हमारे ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें बे ऑफ बंगाल वाली रीजन में, है ना, वहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल जो कि ओशियनिक टर्टल्स में सबसे स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट टर्टल है, वो यहाँ पर मास नेस्टिंग करता है और उसकी फिर कंजर्वेशन के लिए फिर एफर्ट्स किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा की कोस्ट रीजन की बात कर लो, आंध्र प्रदेश में हम ये होप आइलैंड, ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें इनकी कोस्टल रीजन की। तो पॉइंट इज कि इनकी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एफर्ट्स भी किए जाते हैं। तो होप आइलैंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होप आइलैंड की लोकेशन क्या है। अब ये आइलैंड कैसा है, ये एक टैडपोल शेप्ड, आप देखोगे कि अंडा जो होता है उसमें से जब एक टॉड निकलता है, यूं कहें कि मेंढक निकलता है, तो उसके पहले की कंडीशन इस तरीके की होती है, ऐसी शेप है। और ये एक सैंड स्पिट आइलैंड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनके आने के चलते यहाँ पर ये डिपॉजिट सेटल होते चले गए और आइलैंड का शेप ले लिया। और एक तरीके से ही ये जो सेटलमेंट है, ये जो आइलैंड का जो कॉम्पोजिशन आप यूँ मानिए, तो ये एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है कोस्टल रीजन को, जो भी ओशनिक वेव्स आती हैं उनसे। तो ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल, काकीनाडा कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पर आपको थोड़ा सा ऑफशोर जाएंगे तब आपको होप आइलैंड देखने को मिल जाएगा। फीचर्स, यहाँ की क्लाइमेट सवाना क्लाइमेट है, AW, जिसको मतलब कि आप एक तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में तो है ही, प्लस साथ में यहाँ पर विंटर्स तो ड्राई होती है, समर्स में रेनफॉल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, AW, है ना। और इसके अलावा देखें तो 19 से 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर दिख जाएगा। 110 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पर जनरली होता है, जो कि मैंग्रोव और सॉल्ट मार्शेस को सपोर्ट कर देता है। इसके अलावा रिच इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया, यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, वो मास नेस्टिंग के लिए आता है। यहाँ पर कंजर्वेशन के जो एफर्ट होते हैं वो भी इन सीटू, मतलब ऑन साइट, ऐसे नहीं कि एग्स को कहीं और ले जाया जाता है फिर कंजर्व, नहीं, वहीं की वहीं प्रोटेक्शन। सुपर सब रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर दिखेगी, जैसे कि ग्रेटर फ्लेमिंगोज यहाँ पर विजिट के लिए आते रहते हैं। फिर आ जाओ नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन, मैंने बताया कि ये एक तरीके का स्पिट आइलैंड है, जो कि स्टॉर्म सर्ज हो या किसी भी तरीके की हाई ओशनिक वेव्स आ रही हैं
तो उनको वो तोड़ देता है, जिससे कि कोस्टल एरिया प्रोटेक्ट हो जाता है। इससे क्या है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी, फिशरी, इनको भी बहुत हेल्प मिल जाती है। इंपॉर्टेंस सतीश धवन स्पेस सेंटर का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा सकता है होप आइलैंड को। ठीक है जी। फिर आता है ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें, ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स हैं, है ना। और इनका नाम ऑलिव रिडली इसलिए पड़ा है कि ऑलिव ग्रीन कलर का इनका ये ऊपर का जो कैरपेस है ये दिखाई पड़ता है। ये देख जनरली मिलते हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मरीन वाटर्स में, और वैसे भी देखिए एस्चुरीज, मतलब जहाँ फ्रेश वाटर ओशनिक वाटर के साथ मिक्स होता है वहाँ पर ये आपको सर्वाइव करते दिखेंगे नेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी आप देखो कि उड़ीसा, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये ऐसे रीजन है जहाँ पर ये अरीवाड़ा के लिए आते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि वेस्टर्न कोस्ट में सिर्फ कर्नाटका कोस्ट ही एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर ऑलिव रिडली नेस्टिंग देखी जाती है, बाकी तो ईस्टर्न रीजन में ही देखने को मिलता है। और वैसे इनका प्रेवलेंस इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, जनरली कहाँ पे, वार्म वाटर्स में, है ना। इसके अलावा ये ओमनिवोर्स है, इसका मतलब एल्गी, जेलीफिश, मतलब वेजिटेशन को भी खा के काम कर चला लेते हैं, और छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी खा के सर्वाइव कर लेते हैं। नेस्टिंग की बात करें तो ये मास ब्रीडिंग किया करते हैं, तो उसको अरीबाड़ा बोला जाता है, लेग लेइंग प्रोसेस को। और ये जनरली देखा जाए तो कहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो उड़ीसा में जो गहिर माथा रीजन है जो कि देवी रिवर के माउथ पर और ऋषिकुल्ला रिवर के माउथ पर है, वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा होप आइलैंड वाली बात हम ऑलरेडी अभी कर ही रहे हैं। IUCN में अच्छा 100 से 140 अंडे तक एक बार में दे देते हैं ये, और वल्नरेबल कैटेगरी है इनकी IUCN रेड लिस्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको डाला हुआ है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है। थ्रेट अगर देखें तो फिशिंग के टाइम पे जो नेट डाला जाता है ना उसमें ये उलझ जाते हैं, तो बाई कैच इन फिशिंग नेट ये थ्रेट है इनके लिए, इनको टारगेट नहीं किया जाता बट ये उलझ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कोस्टल डेवलपमेंट के चलते इनका पूरा नेस्टिंग इकोसिस्टम खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज तो खतरा है, मरीन पोल्यूशन, इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ एग्स, ये स्ट्रे एनिमल्स के द्वारा उनका प्रेडेशन करना, खा जाना, वो सारी चीज़ें। फिर बात आती है अमराबाद टाइगर रिजर्व की। बताओ क्या ये हमने असम में देखा था? नहीं ना, कहाँ देखा था बताना। नशा मुक्त विद्यालय की बात करें तो स्कूल फोकस प्रोग्राम, ये सारी बातें एकदम परफेक्ट है। ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें तो क्या ये इंडेंजर्ड हमने अभी पढ़ा? क्या नहीं, वल्नरेबल पढ़ा था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। फिर हमारा आता है आज कल के क्वेश्चंस का आंसर। देखो यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट थे। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है सीमेंट इंडस्ट्री से होता है, सीमेंट इंडस्ट्री टोटल ग्लोबल कार्बन एमिशन का 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बात एकदम सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लगभग 4 to 8% या उससे भी ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन सीमेंट इंडस्ट्री का दिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। अब ये सिलिका बियरिंग क्ले और लाइमस्टोन को जो मिक्स करने का प्रोसेस है ना, इसमें क्रशिंग होती है, केवल ध्यान रखने वाली बात है, क्रशिंग होती है ना, कि एक तरीके से उनको मिलाने का काम होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का कोई स्कोप है नहीं। तो ये एक तरफ रख लो, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है मेजरली आपसे, अगर पूछे कि भाई क्या एक रिलेवेंस बन रही है। फिर बोला जाता है लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये 3 स्टेटमेंट है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको ब्रेक किया जाता है, ब्रेक का मतलब हाई टेम्परेचर पर ब्रेक किया जाता है, जिससे आपको एक तो लाइम मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का जो पोर्शन है सीमेंट इंडस्ट्री के तहत, तो वो ज्यादातर आपको इसी क्लिंकर प्रोडक्शन के तहत ही देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो होता तो जरूर है, लेकिन वो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाला दिख रहा है, क्योंकि सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमने क्या बात की, केवल मटेरियल की क्रशिंग होती है, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड का स्कोप नहीं है। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन आपका बी सीधा दिख जाएगा कि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड दोनों सही है, लेकिन इनमें से केवल एक स्टेटमेंट ही फर्स्ट को स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और वो स्टेटमेंट कौन सा? थर्ड वन। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आता है आराघट्टा। इसकी बात करें तो ये तो बहुत बार यूज होता है, एनसीईआरटी में भी आपको मेंशन दिख जाएगा। पानी का एक टूल है जिसमें इस तरीके से पूरा एक सर्कुलर शेप होती है, और फिर उस पर अर्दन पोर्ट बांधे हुए रहते हैं। ये एंशियंट टाइम का इरिगेशन मेथड है, और फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है बैलों के साथ में, और बैल जब चलते हैं तो ये घूमता है, और यहाँ पर कोई वाटर आप कह सकते हो रिजर्व कर रखा है, तो उसमें ये पॉट्स डूबेंगे और पानी निकालेंगे, और पानी फिर इधर आएगा, इधर गिरता जाएगा, और इधर आपने नाली बना रखी है। ये मैकेनिज्म हुआ करता है।
तो इसमें मोरलेस आंसर आपका बी चला जाएगा दोनों का, ठीक है। आज के ये क्वेश्चन आपके सेकंड और थर्ड बताना भाई अपना आंसर। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पिन कमेंट जरूर देख लेना। थैंक यू।